इंट्राडे ट्रेडिंग, इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी को परेशान करता है वो ये है कि भाई कौन सा स्टॉक चुने। तो आज चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखते हैं कि सही स्टॉक चुनने की इस कला में महारत कैसे हासिल की जाए। ये सवाल तो मतलब हर ट्रेडर के दिमाग में गूंजता ही है ना। स्क्रीन पे देखो तो सैकड़ों स्टॉक्स हैं, सब ऊपर नीचे हो रहे हैं और समझ ही नहीं आता कि क्लिक करें तो करें कहां। तो इस उलझन से बाहर कैसे निकलें, कहां से करें शुरुआत। तो चलिए एक फनल के बारे में सोचते हैं। कल्पना कीजिए एक फनल की। ऊपर से हम इसमें डालेंगे हजारों स्टॉक्स की भीड़ और फिल्टर होकर नीचे से क्या निकलेगा? सिर्फ वो गिने चुने चुनिंदा स्टॉक्स, वो हीरे जिनमें आज के दिन सबसे ज्यादा एक्शन होने की उम्मीद है। ठीक है, तो तैयार हैं? फनल का पहला और सबसे जरूरी फिल्टर लगाते हैं। यह है वॉल्यूम और लिक्विडिटी। इसको इंट्राडे ट्रेडिंग का रूल नंबर 1 मान लीजिए। इसके बिना सच कहूं तो आगे बढ़ना काफी खतरनाक हो सकता है। तो ये लिक्विड स्टॉक्स आखिर हैं क्या? देखिए, बहुत आसान भाषा में समझते हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जहां हर समय खरीदने वालों और बेचने वालों की भीड़ लगी रहती है। मतलब मेला लगा हुआ है, जब चाहें जिस भाव पे चाहें खरीदार या बेचने वाला आसानी से मिल जाएगा। अब एक ट्रेडर के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? यही कि जब मन करे अपनी मर्जी से किसी ट्रेड में एंटर कर सके, और उससे भी ज्यादा जरूरी, जब चाहे उससे बाहर निकल सके। इसको ऐसे समझिए, क्या कोई एक बिजी हाईवे पर गाड़ी चलाना पसंद करेगा जहां लेन बदलना आसान हो, या एक ऐसी सुनसान गली में फंसना चाहेगा जहां से निकलना ही नामुमकिन सा हो जाए? बस लिक्विडिटी वही हाईवे है। और देखिए, ये फर्क यहाँ बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। एक तरफ है हाई लिक्विडिटी, मतलब खरीदना बेचना आसान, फटाफट काम होता है, और दूसरी तरफ लो लिक्विडिटी, यानी ट्रेड में फंसने का पूरा पूरा रिस्क। और हाँ, खरीद और बिक्री के भाव में एक बड़ा अंतर, जिसे स्प्रेड कहते हैं, जो सीधा सीधा प्रॉफिट को कम कर देता है। चलिए, पहला फिल्टर तो पार हो गया। अब बारी है हमारे फनल के दूसरे लेवल की। यहां हम अपनी खोज को और भी छोटा करने वाले हैं और अपना पूरा ध्यान सिर्फ मार्केट के जो सबसे बड़े, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं उन पर लगाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि भाई सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ही क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि ये वो बड़ी जानी मानी कंपनियां हैं जहां सबसे ज्यादा एक्शन होता है। इनमें वॉल्यूम की कभी कोई कमी नहीं होती। इनके जो मूवमेंट्स हैं वो भी मार्केट के ट्रेंड के साथ साथ चलते हैं, और इसी वजह से ये ज्यादा प्रिडिक्टेबल, ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। सीधी बात है, हमें उस तालाब में मछली पकड़नी है जहां मछलियां सबसे ज्यादा हों, है ना? और अब आता है हमारा फाइनल फिल्टर। ये सबसे डायनामिक है। ये वो फिल्टर है जो हमें उन स्टॉक्स को पहचानने में मदद करेगा जो आज, मतलब अभी, इसी वक्त एक्शन में है। ये हमें बताएगा कि आज का हॉट स्टॉक कौन सा है। तो पहला सिग्नल है गैप अप। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सीधा सा मतलब है, जब कोई स्टॉक आज खुले तो उसकी ओपनिंग प्राइस कल की क्लोजिंग प्राइस से काफी ज्यादा हो। यह मार्केट खुलते ही एक जबरदस्त पॉजिटिव सेंटिमेंट का इशारा है। मतलब साफ है, खरीदार सुबह से ही पूरे जोश में हैं। और इसका ठीक उल्टा होता है गैप डाउन। मतलब जब कोई स्टॉक कल के बंद भाव से काफी नीचे खुले। यह भी एक साफ साफ संकेत है, लेकिन नेगेटिव साइड पर। इसका मतलब है कि बेचने वाले हावी हैं और माहौल सुबह से ही नेगेटिव बना हुआ है। तो सबसे जरूरी बात यहां समझने वाली ये है कि ये जो गैप्स है ना, ये वो चिंगारी हैं जो मोमेंटम की आग लगा सकती हैं। और एक इंट्राडे ट्रेडर को और क्या चाहिए? बस यही मोमेंटम। ये गैप्स हमें सुबह सुबह ही बता देते हैं कि भाई आज दिन की शुरुआत से ही किस स्टॉक में सबसे ज्यादा हलचल रहने वाली है। तो हमने एक एक करके तीनों फिल्टर देख लिए। अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि हमारा ये पूरा का पूरा इंट्राडे सिलेक्शन फनल आखिर दिखता कैसा है, और सबसे जरूरी, ये काम कैसे करता है। ये देखिए, ये 3 आसान स्टेप्स हमारी पूरी स्ट्रैटेजी को एक जगह ले आते हैं। स्टेप नंबर 1, सिर्फ और सिर्फ हाई वॉल्यूम और लिक्विड स्टॉक्स की दुनिया में रहना है। स्टेप 2, अपना पूरा फोकस निफ्टी और बैंक निफ्टी के बड़े खिलाड़ियों पर रखना है। और स्टेप 3, जो हमारा आखिरी फिल्टर है, सुबह सुबह उन स्टॉक्स को पकड़ना है जो गैप अप या गैप डाउन कर रहे हैं। और इस पूरे फनल का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि हम हजारों स्टॉक्स के शोर शराबे से निकलकर मुट्ठी भर हाई पोटेंशियल स्टॉक्स की एक फोकस्ड वॉच लिस्ट तक पहुंच जाते हैं। जो काम पहले इतना मुश्किल, इतना कंफ्यूजिंग लगता था, अब वो एक साफ सुथरा सिस्टमैटिक तरीका बन गया है। लेकिन
एक मिनट रुकिए, ये तो सिर्फ आधी लड़ाई हुई है। सही स्टॉक चुन लेना ये तो बस शुरुआत है, पहला कदम है। असली सवाल तो अब यहां से शुरू होता है कि इस हाई पोटेंशियल वॉच लिस्ट का करना क्या है, गेम प्लान क्या है, एंट्री कहां लेनी है, एग्जिट कहां करना है, और सबसे जरूरी अपने रिस्क को मैनेज कैसे करना है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है। चलिए एक कहानी सुनते हैं, मोहन की कहानी। मोहन, जो शायद हम में से ही किसी एक की तरह है, उसने शेयर बाजार के बारे में दो एकदम अलग-अलग बातें सुनी हैं। एक तरफ तो डर है, जहां लोगों का पैसा डूब जाता है, और दूसरी तरफ वही बाजार है जहां बड़ी-बड़ी कंपनियां हर रोज सफलता की नई ऊंचाइयां छू रही हैं। ज्यादातर लोग पता है क्या सोचते हैं? यही कि शेयर बाजार तो एक जुए का अड्डा है, सब कुछ किस्मत का खेल है, और बस इसी डर की वजह से वो इससे हमेशा दूर रहते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ मेहनत की कमाई सिर्फ डूबने के लिए ही लगाई जाती है। लेकिन फिर एक सवाल दिमाग में आता है जो इस पूरी सोच को हिला देता है। अगर ये सच में सिर्फ किस्मत का खेल होता, तो LIC, टाटा और रिलायंस जैसी कंपनियां दशकों से लगातार कैसे सफल हो रही हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए इस बड़े सवाल की तह तक जाते हैं, और इसकी शुरुआत ना सबसे बुनियादी चीज से करते हैं कि आखिर ये शेयर होता क्या है। देखिए, जब कोई किसी कंपनी का शेयर खरीदता है, तो वो कोई लॉटरी का टिकट नहीं खरीद रहा होता। वो असल में उस बिजनेस में एक छोटी सी हिस्सेदारी, एक छोटा सा मालिकाना हक खरीद रहा होता है। मतलब वो उस कंपनी का एक छोटा सा मालिक बन जाता है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये कोई अंधा दांव लगाने की जगह नहीं है। ये असल में बिजनेस में हिस्सेदार बनने का एक तरीका है। किसी बिजनेस की कीमत उसकी असली कमाई और भविष्य के प्लान पर टिकी होती है, किस्मत पर नहीं। तो यहाँ आप एक निवेशक हैं, जुआरी। चलिए अब वापस मोहन के सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बहुत ही आम सी गलतफहमी ने उसे अपना पहला बड़ा झटका दिया। मोहन की कहानी, सच कहूं तो उन कई लोगों की कहानी है जो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में बाजार में कूद तो जाते हैं, लेकिन बिना कुछ समझे बूझे, और नतीजा नुकसान। और देखिए, निवेश और ट्रेडिंग के बीच का जो फर्क है ना, वो इस तुलना से बहुत अच्छे से समझ आता है। डिलीवरी में निवेश करना एक किसान के जैसा है। वो भविष्य की अच्छी फसल के लिए जमीन खरीदता है, सब्र करता है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग, अरे वो तो सब्जी मंडी के उस विक्रेता की तरह है जिसे बाजार बंद होने से पहले अपना सारा माल बेचना ही है, चाहे जो हो जाए। कितना बड़ा रिस्क है ना? तो जब मोहन को नुकसान हुआ, उसे ये एहसास हुआ कि इस मैदान में दोबारा उतरने से पहले सही हथियार साथ रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला हथियार है डीमैट अकाउंट। इसे एक डिजिटल तिजोरी की तरह समझिए, जहां खरीदे हुए सारे शेयर्स एकदम सुरक्षित रखे जाते हैं। अब बाजार तक पहुंचने के लिए एक पुल भी तो चाहिए, और वो पुल है आपका ब्रोकर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें और आपको सीधे NSE या BSE जैसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों से जोड़ता है। और फिर आता है सबसे जरूरी हथियार, चार्ट। इसे बाजार की अपनी भाषा समझिए। एक कामयाब ट्रेडर को इस भाषा को पढ़ना और समझना सीखना ही पड़ता है, क्योंकि हर कैंडल, हर उतार चढ़ाव एक कहानी सुना रहा होता है। देखिए ये कितनी दिलचस्प बात है। ये जो हरी और लाल मोमबत्तियां दिखती हैं ना, ये बाजार की पूरी कहानी कह देती हैं। हरी कैंडल का सीधा सा मतलब है कि खरीदार हावी हैं, वो कीमत को ऊपर धकेल रहे हैं। और लाल कैंडल, इसका मतलब है कि बेचने वाले मजबूत हैं और कीमत को नीचे खींच रहे हैं। तो जब मोहन के हथियार तैयार हो गए, तो उसने इंडिकेटर्स के जरिए बाजार की भाषा की जो ग्रामर होती है ना, उसे सीखना शुरू किया। EMA इंडिकेटर्स को समझने का ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। सोचिए कि आप सड़क पर अलग अलग उम्र के लोगों को देख रहे हैं। EMA 9 एक तेज नौजवान की तरह है, जो बाजार की छोटी छोटी तेज हरकतों को पकड़ता है। वहीं EMA 200 गांव के एक तजुर्बेकार सरपंच की तरह है, जो बाजार की लंबी और असली दिशा बताता है। और फिर मोहन ने एक सुनहरा नियम सीखा, किसी भी ट्रेड में तब तक नहीं घुसना जब तक कीमत के साथ साथ वॉल्यूम की ताकत भी न हो। दोनों का साथ होना जरूरी है। अब सवाल ये है कि वॉल्यूम इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये कीमत के पीछे की ताकत दिखाता है। इसे ऐसे सोचिए, कीमत जो है वो कार की स्पीड है, लेकिन वॉल्यूम उसका इंजन है। अगर इंजन में दम नहीं होगा तो तेज स्पीड ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। अब हम आते हैं मोहन के सबसे बड़े सबक पर,
और ये सबक चार्ट्स के बारे में नहीं था, बल्कि ये था दिमाग के खेल के बारे में, यानी साइकोलॉजी। ये मोहन की सबसे बड़ी सीख थी कि मुनाफा कमाने के पीछे भागने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपनी जमा पूंजी को बचा कर रखना। इन छोटे छोटे लेकिन बहुत असरदार नियमों ने मोहन का खेल ही बदल दिया। जैसे किसी एक ट्रेड में अपनी पूरी पूंजी का बस 1 या 2% ही दांव पर लगाना, या फिर नुकसान को एक सीमा में रखने के लिए हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना। बस इन्हीं नियमों ने उसके जुए को एक सधे हुए बिजनेस में तब्दील कर दिया। देखिए, एक ट्रेडर के 2 सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, एक लालच और दूसरा डर। लालच बड़ा नुकसान करवाता है और डर सही मौके पर बाहर निकलवा देता है। और इन दोनों से बचाने वाली ढाल सिर्फ एक ही है, एक मजबूत, पहले से तय किया हुआ ट्रेडिंग प्लान। और आखिर में मोहन ने सबसे बड़ा सच क्या सीखा? ये कि एक कामयाब ट्रेडर हर रोज ट्रेड नहीं करता, नहीं, वो सही मौके का इंतजार करता है। वो जानता है कि बाजार में मौके तो रोज मिलेंगे, लेकिन उसकी पूंजी, उसका पैसा, वो सीमित है। तो मोहन Let's move on to pillar number 2. And man, this might be the hardest one to swallow. It's about making peace with loss, about completely changing your relationship with being wrong. Loss, normal hit. Or loss is normal. So many of us see a red trade and take it as a personal failure, like we did something wrong. A professional sees a loss as just a cost of doing business. Seriously, a coffee shop has to pay for beans, right? A trader has to pay for small managed losses. They are a normal, unavoidable part of the process. You literally can't win without them. This right here is the fundamental mind shift you have to make. The amateur is obsessed with being right. They're chasing an impossible 100% win rate because their ego is tied to every single trade. The pro, their ego is checked at the door. Their only goal is to follow the plan and manage their risk. They know they're going to be wrong a lot. The whole game is just making sure those wrong trades are small and don't hurt. Now, check this out. This chart tells the real story of a profitable year. You might have just as many small losing trades as you have small winning trades. See that, 40 and 40? That's totally fine. The entire game is won with that 15% of big wins. And this is the crucial part, by ruthlessly eliminating that 5% of big losses. One of those can wipe out a month's worth of hard work. Discipline is what stops that from ever happening. And that leads us perfectly into our third and final pillar. And honestly, it's the most important one for long-term survival. We have to redefine what it actually means to win on any given day. Capital bachana jeet hai. This means saving your capital is a victory. Let me say something that might sound crazy. Your number one job as a trader is not to make a profit. Your number one job is to be an elite risk manager. Your first thought every morning should be, how do I protect my capital today? Profit is just the byproduct of playing great defense. Most people get this completely backward. They jump in thinking it's all about step 3, earn. But the real path, the disciplined path, is right here. Step 1, survive. Just stay in the game. Don't blow up. That buys you time for step 2, learn. You learn from the market, from your mistakes, from your wins. And only after you've survived and you've learned can you move to step 3 and consistently earn. And why is survival number 1? Well, look at this number, 0. That's how much you can make tomorrow if you lose all your capital today. It's that simple. All the strategies, all the indicators, they're completely useless if you don't have any money to trade with. Protecting your capital isn't just about one trade, it's about protecting your entire trading career. Okay, so let's tie this all together. We've talked about patience, accepting loss, and protecting capital. But you have to understand, these aren't 3 separate ideas. They're all links in the same chain. If one breaks, the whole thing falls apart. You force a trade out of impatience, which leads to a big loss you can't accept, which then destroys your capital. See how it works? So, here it is in a nutshell. The 3 pillars of a disciplined trader. Number 1, you wait for your trade, you're a patient hunter. Number 2, you accept that losses are just part of the game. No ego. And number 3, you protect your capital like it's your lifeline, because it is. Everything else comes second.
And so we come full circle, right back to our core law. Discipline equals profit. You see, profit isn't something you chase. It's the natural result, the outcome of a disciplined process. It's the reward you get for consistently waiting for the right setups, for managing your losses like a pro, and for making capital preservation your #1 job. So I want to leave you with a challenge. It's great to listen to this, but what really matters is what you do. So what is the one specific, disciplined rule you are going to commit to tomorrow? The one thing you will follow